नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 और इसमें हम अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम और भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। 1.1 प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं और अगर आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अगर आप नोटबुक में करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर के पीडीएफ फाइल से अपने नोटबुक में काम कर सकते हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात हम क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? यदि कोई संख्या है एक्स वाई जेड, कोई भी संख्या हो, जैसे कि हम पहला एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। पहला 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि इस संख्या को इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में खंडित करना, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में। जैसे कि यहाँ पर 140 है, तो यहाँ पर हम किसका भाग जा रहा है वो देखेंगे, और वो संख्या कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। जैसे कि हम सीधे इसमें 5 का भाग जा रहा है तो हम 5 लिख देंगे या फिर 4 लिख देते हैं। यहाँ पर केवल अभाज्य संख्या ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर 2 से शुरू करेंगे, तो 2 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो इसका पता हम कैसे करेंगे? उससे पहले हम विभाजिता के नियम क्या होते हैं। विभाजिता के नियम का मतलब कि कोई संख्या दी गई है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो हम कैसे पता करेंगे? उसे कहते हैं विभाजिता के नियम। अब पहली बात, 2 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। इकाई का अंक मतलब जो लास्ट वाला अंक हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ 1, 2, 5, 7, 8। अब ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो इसकी इकाई का अंक जो है वो देखना है हमें। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब ये तो हो गई 2 से विभाजिता की बात, ये तो आप जानते होंगे। अब इस संख्या में 3 का भाग जाता है, ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है, वो हमें पता करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? ये तो 2 का हो गया। अब कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल 38, 25, 3825। अब ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो 3 से विभाजिता का नियम, 3 की विभाजिता का नियम क्या होता है कि इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। देखिए, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितने हो गए? 18। तो इस 18 में 3 का भाग जाता है, ये 18 3 से विभाजित होती है 6 बार। ठीक है, तो अगर इन संख्याओं के योग में 3 का भाग जाता है, इन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अर्थात कोई भी संख्या दी गई है और उसमें हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो आपको उन सभी संख्याओं का योग करना है, और अगर योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये तो थी 3 की विभाजिता का नियम। ठीक है, अब आगे अभाज्य संख्या होती है 5। अब 5 की विभाजिता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं 1005। अब ये संख्या 5 से विभाजित होती है क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 5 है, और 1000 लिख देते हैं तो ये भी 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया विभाजिता का नियम। अब सीधे प्रश्नों की ओर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड उसी का पहला प्रश्न है। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हमें देखना है ये है कि ये संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी इकाई का अंक 0 है, तो जिसके इकाई का अंक 0 होता है तो उसमें 2 का भाग जाता है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होती है। कितनी बार? देखो 140 का आधा कर दो, कितना होगा?
70। अब देखिए 70, अब 70 में 2 का भाग जाता है तो 70 में इसके भी इकाई का अंक 0 है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 35 बार। ठीक है, अब देखिए 35 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है? 5, और 5 जिसका इकाई का अंक होता है वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। तो अब 3 का देखेंगे, ये 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो 3 के पहाड़े में 8 कहीं नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 5, तो 5 की विभाजितता का नियम क्या है कि जिसके इकाई का अंक अगर 5 या 0 है तो वो 5 से विभाजित होगी। कितनी बार? 5 का भाग इसमें जाएगा 7 बार। अब 7, तो 7 खुद एक क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा। कितनी बार? 1 बार। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया इसका क्या? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब इस 140 को हमने इसके अभाज्य, ये जो संख्या है कौन सी है? यहाँ पर जो भी आएगी संख्या वो कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। तो ये इनके सारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एक और कर लेते हैं। 156 इसका दूसरा, पहले का दूसरा 156, यहाँ पर देखिए 156। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य यहाँ पर देखिए, इसकी इकाई का अंक क्या है? 6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होती है। कितनी बार? 3, और ये 2, 7 और 78 आएगा 78। ठीक है, अब देखिए ये संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है? तो इसकी इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। कितनी बार? 3 और 9, 39 बार। अब ये 2 से विभाजित होती है? नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो अब ये 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 3 12, तो 12 3 से विभाजित होती है, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से विभाजित होगी। कितनी बार? 39 में 3 का भाग दें, कितनी बार? 13 बार। ठीक है, अब ये 13, न तो ये 3 से विभाजित होती है और नहीं 5 से, नहीं 7 से। ये 13 तो स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो ये किससे विभाजित होगी? केवल 13 से। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसी तरह से इस पहले क्वेश्चन के सारे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि 2 संख्याएं दी गई हैं और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, और फिर हमें ये ज्ञात करना है कि पहली संख्या, हमें ये दर्शाना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वो किसके बराबर होनी चाहिए? इनका जो एचसीएफ आएगा और एलसीएम आएगा, उन दोनों के गुणा के बराबर। ये 2 संख्याएं, पहली और दूसरी संख्या जिसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। ठीक है, तो ये हमें बताना है। अब दूसरे प्रश्न का पहला है 26 और 91। ठीक है, अब हम इनका पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और फिर ये पता करेंगे कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इनका एचसीएफ निकालेंगे कैसे? इन दोनों के अलग अलग हम गुणनखंड करेंगे, 26 और इधर 91। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा 26 में, कितनी बार? 13 बार, और 13 में 13 का ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। और 91, अब इसमें 7 का भाग जाता है, कितनी बार? 13 बार, और 13 में 13 का ही जाएगा। तो ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से? यहाँ पर देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए? 2 गुणा 13, और 91 के 7 गुणा 13। अब देखिए
इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या होगा, यहाँ पर देखिए इन दोनों का महत्तम समापवर्ती क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। इन दोनों इनके जो गुणनखंड है उसमें कॉमन गुणनखंड कौन सा है, मतलब जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2 हैं लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा। अब इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो इनका HCF क्या होगा 13। इन दोनों में से एक लिखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर 7 है लेकिन ऊपर वाले में 7 नहीं है, तो 7 भी इसके HCF में नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 ऊपर हैं लेकिन नीचे नहीं है। तो इनका HCF क्या आएगा 13। दोनों का जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है HCF। अब LCM क्या होगा, यहाँ पर LCM, ठीक है। LCM कैसे ज्ञात करते हैं कि ये जो HCF आया है, एक तो वो 13 गुणा पीछे जो भी बचता है इनको छोड़ करके, ये जो HCF के लिए हमने लिया है उसको छोड़ करके जो पीछे बचा क्या 2 गुणा 7, ये होगा इसका LCM। अब 7 को 2 से गुणा, 7 दूनी 14 और 14 को 13 से कितना आएगा, 14 को 13 से गुणा करेंगे तब 182 आता है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया इसका LCM। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कौन कौन सी, 26 और 91, इनका गुणा इनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, 13 और 182 की गुणा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, तो इनका गुणा करते हैं जब हम, तो आता है हमारे पास 2366, ठीक है। गुणा करके देख लेना, 26 और 91 का जब गुणा करते हैं तब कितना आता है 2366, और इनका गुणा करने पर भी क्या आएगा, यही संख्या आती है, ठीक है 2366। इन दोनों का जब हम गुणा करके देखते हैं तो यही संख्या आती है। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, ठीक है, मैंने पहले किया हुआ है। अब देखिए ये हो गया पहला। इसके सारे प्रश्न इसी प्रकार हैं, आपको HCF ज्ञात करना है और फिर LCM ज्ञात करना है और फिर दोनों संख्याओं का गुणा और HCF और LCM का गुणा, ठीक है। एक और इसका कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका क्या है, दूसरा है 510 और 92। अब इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 510 इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 255, 255 ही होता है 510 का आटा, ठीक है। अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाग, तो हम कैसे चेक करेंगे, 5 और 5 10 और 2 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 8, 24 और 5 85, ठीक है। अब इसमें 8 और 5 कितने हो गए 13, तो 13 3 से विभाजित नहीं होता है, तो अब 85 में भी 13 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें किसका, ये 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इस 3 के आगे कौन सी अभाज्य संख्या 5, तो हम 5 का भाग तो इसमें जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 और 7 17 बार। अब 17 तो अभाज्य संख्या है ही, तो 17 में किसका भाग जाएगा 17 का। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड 510 का क्या हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब 92 इसका करेंगे, 92 ही है, हाँ। अब देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है 2 है, कितनी बार जाएगा 4 6 46 बार। और अब 46 के भी इकाई का अंक क्या है 6 है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार 2 3 23 बार, ठीक है। अब 23 में 23
भी एक अभाज्य संख्या है, 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में तो उसी संख्या का भाग जाता है, तो इसमें 23 में किसका भाग जाएगा, 23 का ही। ठीक है, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 92 का 2 गुणा 2 गुणा 23, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इसका ज्ञात करना है क्या, HCF क्या होगा, देखो इसमें और इसमें देखना है, यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पर है, तो एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 17 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, केवल 2। अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 होता तो दोनों में से 3 कॉमन लिख करके हम यहाँ पर 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम इसका HCF क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। अब LCM क्या होगा कि इनको छोड़ करके, इनमें से तो एक, ये दोनों में से एक लिख दिया, अब इनको छोड़ करके पीछे जो भी बचता है वो भी इसके गुणा में लिख देना है। इसको छोड़ करके, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो एक तो हमने HCF ले लिया, वो HCF लिख देंगे, और इसको छोड़ करके जो पीछे बचता है, जैसे 3 5 17 2 23, ये 2 ले लिया, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, ये होगा इसका LCM। अब इनको गुणा करते हैं तब कितना आता है, 2 दूनी 4 4 3 12 90, और इसका गुणा करते हैं तब 23,460। ठीक है, 23,460 आता है इनका LCM। ठीक है, तो अब वही 510 गुणा 92, इनका गुणा किसके बराबर होना चाहिए, HCF और LCM के गुणा के बराबर। तो इनका HCF है 2 गुणा LCM है 23,460, तो ये बराबर ही होगा, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके सारे प्रश्न इसी प्रकार हैं। अब इसका हम अगला तीसरा प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये सारे एक समान है इसके। अब तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि दी गई संख्या का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है, दी गई संख्याओं का। तो सबसे पहला संख्या कौन कौन सी है, तीसरा प्रश्न संख्या है 12 15 और 21। अब इनका HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनका आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबका 15 का और 21 का। अब देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा 6 बार, और फिर इसमें 2 का भाग 3 बार, और फिर इसमें 3 का भाग 1 बार। ये हो गया इसका। 15 में 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 3 का 5 बार और 5 का 1 बार, ये हो गया। 21 में 2 का नहीं जाएगा, और 2 + 1 3, तो 3 का जाएगा। 7 3 21 पार्ट में आते ही है, कितनी बार, 7 बार, और फिर 7 का 1 बार। तो ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिख देते हैं 12 के क्या हो, 2 गुणा 2 गुणा 3, यही है 3 है। फिर 15 के कौन कौन से होंगे, 3 गुणा 5, और 21 के 3 गुणा 7। अब यहाँ पर देखिए इनका HCF क्या होगा, HCF 3 संख्याएं हैं, 15 12 15 और 21। तो इसका HCF क्या होगा कि वो संख्या जो इन तीनों में होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तीनों में होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 तो होगा नहीं। अब 3 इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, इन तीनों में से हमें क्या लिखना है, एक ही लिखना है। ठीक है, इन तीनों में से जो कॉमन है वो लिखना है। 3 यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इन तीनों में से जो कॉमन है वो इनका क्या होता है, HCF 3 ही है। अब इनका LCM क्या होगा, LCM, एक तो ये 3 हो गया, इन तीनों में से एक 3 लिख देंगे, और इनको छोड़ करके जो पीछे बचता है वो लिखेंगे। पीछे ये 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, 2 3 6 6 दूनी 12, 60 और
420 ही होता है, इनका एलसीएम होगा 420 और एचसीएफ क्या हो गया 3। तो इसी तरह से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो ये तीसरा भी हो गया। अब प्रश्न चौथा, इसके 2 और क्वेश्चन है वो आप कर लेना, इसी तरीके से करने हैं सभी। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा HCF 2 संख्याएं दी गई है, कौन कौन सी, 306, 657 बराबर 9। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है 9 है, ठीक है। और LCM 306, 657, इनका LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। गुणनखंड करके नहीं, बिना गुणनखंड किए इनका LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, HCF गुणा LCM। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। तो हम क्या करेंगे, LCM जो ज्ञात करना है वो उसको अकेला रखेंगे और जो इसके पास है उसको हम पक्षांतरण कर देंगे उसका। तो यहाँ पर हमें LCM ज्ञात करना है तो HCF हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो पक्षांतरण कैसे करते हैं, पक्षांतरण का मतलब होता है बराबर के चिन्ह से इस तरफ ले जाना, ठीक है, या फिर उस तरफ ले जाना, वो होता है पक्षांतरण। अब पक्षांतरण करते कैसे हैं, अगर कोई संख्या गुणा में है तो वो सामने वाली बराबर से उस तरफ वाली जो संख्या होगी उसके भाग में जाएगी, और यदि कोई प्लस में संख्या होती है तो उस तरफ जब उसका पक्षांतरण होता है बराबर से दूसरी तरफ तो वो माइनस होती है, और माइनस की संख्या प्लस होती है, गुणा में होती है तो भाग में जाती है, और जो भाग में होती है वो गुणा में जाती है पक्षांतरण करने के बाद। तो यहाँ पर ये गुणा में है तो इसका HCF का हम पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल LCM। तो HCF का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कैसे करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर हमें केवल लिखना है LCM, क्योंकि LCM चाहिए। अब इस HCF का हम पक्षांतरण कर देते, पक्षांतरण ये गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या कौन सी है, 306 गुणा दूसरी संख्या है 657 भाग HCF क्या है इनका 9, ठीक है, बराबर LCM, यही रहेगा LCM। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद हमें 9 का भाग देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा LCM। जब इन दोनों संख्या, जैसे कि यहाँ पर 9 का भाग 306 में देते हैं, कितनी बार जाता है, 9 3 27 और पीछे 3 9 6 36 बार, ठीक है। अब 36 को 657 से गुणा कर देना है, क्या आएगा, 36 को 657 से गुणा करने पर 22338, और ये क्या होगा LCM, ठीक है। तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। अगर हमें LCM ज्ञात करना है तो HCF का पक्षांतरण करेंगे, अगर HCF ज्ञात करना है तो LCM का भाग दे देते, ठीक है। और अगर पहली संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या को इनके भाग में डाल देते हैं, ठीक है। जो ज्ञात करनी है वो हमें एक तरफ रखनी है और जो ज्ञात है हमें वो दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। अब पांचवा प्रश्न क्या है, छः की घात n, यहाँ पर एक संख्या दी गई है 6 की घात 6 की पावर n। अब ये संख्या यहाँ पर n जो क्या है
प्राकृत संख्या, n क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ठीक है, इसको अनंत कहते हैं। अब ये संख्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की घात n का मतलब, जैसे कि 6 की घात, यहाँ पर n प्राकृत संख्या है तो कुछ भी लिख सकते हैं। 6 की घात 1 मतलब 6, 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6 क्या होगा? 36। 6 की घात 3 का मतलब होगा 6 गुणा 6 गुणा 6, इसका मतलब क्या होगा? 216, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम 6 की घात अनंत तक कितनी भी घात लगा दें तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है? तो हम कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर तो अनंत तक तो बहुत सारी संख्या आती है, तो सबको हम इस तरह से गुणा करके देख नहीं सकते। तो हमें ये सीधे से बताना है कि ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। इकाई का अंक 0 होना चाहिए। इसका मतलब 6 की घात n मतलब 6 की घात कोई भी लगाने पर क्या उसका इकाई का अंक 0 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? ये 6 है, ठीक है। अब यदि किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 होता है तो उसमें 5 का भाग जाता है। अब यहाँ पर अगर इसके अंदर 5 का भाग जाता है तो इसमें 5 गुणनखंड होना चाहिए। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 3 होता है, ठीक है। 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 होता है। अगर 6 की घात n 0 पर समाप्त होती तो इसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए, क्योंकि जिसके इकाई का अंक 0 होता है उसमें 5 का भाग जाता है। लेकिन इसमें इसके गुणनखंड में कहीं पर भी 5 नहीं है। इसका मतलब 6 की घात n चाहे कितनी भी घात लगा दो आप, ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। 6 की पावर n जहाँ पर n प्राकृत संख्या है, ये संख्या 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया 5वां। अब छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। ये प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है कि क्या ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों में, यहाँ पर बीच में इनके क्या है? बीच में प्लस है। तो इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ पर 13 को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। इसको ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। बीच में प्लस का चिन्ह है। अब इनमें कॉमन क्या है? प्लस के इस तरफ और उस तरफ, इसमें कॉमन क्या है? 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो 13 को हम कॉमन कैसे लेते हैं? दोनों में अगर कोई चीज़ हो, एक ही चीज़ हो, तो हम अगर उसको बाहर ले लेते हैं तो उसे कॉमन कहा जाता है, ठीक है। अब 7 गुणा 11, अब यहाँ पर 13 में से हमने 13 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, ठीक है। और 1 लिखें या न लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आएगी, ठीक है। ये हो गया। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? इसमें से भी 13 बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1, ये 1 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए 13, यहाँ पर 7 गुणा 11 कितने हो गए? 77, और 77 को 1 से गुणा करेंगे तो ही 77 आएगा। तो ये 77 हो गया प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 13 गुणा 77 और प्लस 1 क्या होगा? 78 होगा, ठीक है। तो 13 गुणा 78, ठीक है। अब देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके गुणनखंड, जिसका गुणनखंड केवल एक और वो संख्या स्वयं होती है। जैसे कि यहाँ पर ये 13 है, वो तो अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ये पूरी संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये पूरी संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड में एक तो 13 है और एक 78 है। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर उस संख्या का स्वयं का भाग जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं हैं,
इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब सातवां प्रश्न कि सोनिया और रवि, देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक गोल चक्कर है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्न है सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलना, एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो जो रवि होता है वो एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर देता है, ठीक है। रवि इस पूरे चक्कर को कितने मिनट में पूरा करता है, 12 मिनट में। और सोनिया इस चक्कर को पूरा करने में कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट। तो कम से कम कितने समय बाद ये वापस दोनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो कम से कम जब बात आती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। 12 और 18 का एलसीएम करते हैं, ठीक है। क्योंकि पहला जो रवि है वो 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है और सोनिया है वो 18 मिनट में चक्कर पूरा करती है। तो इन दोनों का एलसीएम हम साथ में भी कर सकते हैं। देखिए 12 और 18, इसमें दोनों में 2 का भाग जाता है। 12 में कितनी बार, 6 बार, और इसमें 9 बार। अब देखिए 6 में 2 का भाग जा रहा है तो कितनी बार, 3 बार, और 9 में नहीं जाता है तो 9 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जाता है तो 1 बार, 3 बार। अब इसमें 3 का भाग, ये तो 1 आ गया है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, और 3 का भाग 1 बार। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। इसका मतलब ये दोनों वापस 36 मिनट बाद वापस इसी स्थान पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखिए रवि यहाँ से 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया, ठीक है। 12 मिनट बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है। और सोनिया 12 मिनट में तो कहाँ पहुँची होगी, क्योंकि वो 18 मिनट में चक्कर पूरा करती है तो वो 12 मिनट में यहीं कहीं पर होगी, ठीक है। ये 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया, फिर दोबारा इस बिंदु पर रवि कब आएगा, 24 मिनट बाद, ठीक है। और तीसरी बार वो चक्कर काट के आएगा तो 36 मिनट बाद आएगा, ठीक है। ये 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगा, और ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, और दूसरा चक्कर वो 18 और 18 कितने, 36 मिनट में। रवि 3 चक्कर लगा करके 36 मिनट में यहाँ पर होगा, और वो 2 चक्कर लगाकर 36 मिनट में एक ही स्थान पर होंगे। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। अब अगली एक्सरसाइज है हमारी 1.3। और अगर इसके पीडीएफ नोट्स आप नोटबुक में करना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में मैं लगा दूंगा, तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। और अगली एक्सरसाइज 1.3 जो हम कल करेंगे। धन्यवाद।